ये मंजली तोमर और आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस डिटेल्ड सेशन में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है क्या, महंगाई। महंगाई की यदि हम बात करते हैं तो महंगाई को दो चीज़ों से आंका जाता है। किस चीज़ से आंका जाता है कि सामान्य भाषा में आप और हम बोलते हैं कि वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। क्या कहते हैं हम लोग? वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? महंगाई कहते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? या तो वस्तु की क्या हो जाए, मांग बढ़ जाए या वस्तु का उत्पादन यानी कि आपूर्ति क्या हो जाए, गिर जाए, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या आएगी? महंगाई। तो महंगाई की सामान्य परिभाषा क्या कह जाती है? जब वस्तु या किसी सेवा के दाम में लगातार वृद्धि होती है तो उसे हम महंगाई कह देते हैं। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात करें तो वस्तु की या तो मांग बढ़ जाए यानी कि उसको मांगने वाले लोग, उसको क्या बोलते हैं, प्रयोग करने वाले लोग बढ़ जाए, या उस वस्तु का उत्पादन क्या हो जाए, आपूर्ति क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होती है? महंगाई होती है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या कहते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं के सामान्य स्तर में मूल्यों में क्या होती है? वृद्धि होती रहती है। इसे ही क्या कहा जाता है? आपका मुद्रास्फीति कहा जाता है। और इसे मापा कैसे जाता है? इसे वार्षिक आधार पर प्रतिशत के आधार पर नापा जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु पिछले वर्ष कितने की थी? 100 रुपये की थी, और अगले वर्ष वो कितने की हो गई? 505 रुपये की हो गई। तो 5% की क्या हो गई? इसके अंदर वार्षिक वृद्धि हो गई। इसी आधार पर भारत सरकार भी हमें अपने डेटा देती है किस पे कि कितनी वृद्धि हो रही है, यानी कि कितनी महंगाई हमारे देश के अंदर हो रही है। एक और चीज़ आप याद रखिएगा, भारत के अंदर सामान्यतः जो महंगाई की वृद्धि दर है अभी तक 3 से 5% की है। ठीक है बेटा। अच्छा, यदि मैं आपसे ये बोलती हूँ कि अब यदि एग्जाम्पल्स में आपको बात करती हूँ कि ये कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना काल चल रहा है और महंगाई आ रखी है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई आ रखी है। अब आप मुझे सोचो, जो कोरोना काल में जो ये महंगाई आ रखी है, ये मांग के बढ़ने से आ रखी है या आपूर्ति के घटने से आ रखी है? मांग के बढ़ने से आ रखी है कि डिमांड के बढ़ने से आ रखी है या सप्लाई के घटने से आ रखी है? तो आप सोचा होगा, आपने लगाया होगा कि क्या हो रहा है? बहरहाल सप्लाई क्या हो जाती है? कम हो रही है। अभी क्या हो रहा है? सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है। उद्योग धंधे चौपट है, जितना उत्पादन होना चाहिए फैक्ट्रियों में, औद्योगिक स्तरों पर उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से आपूर्ति क्या हो गई है? कम। और हमारे देश में क्या आ गई है? महंगाई आ गई है। ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी एग्जाम्पल को फिट करके आपको समझ में आ जाए कि महंगाई क्यों हो रही है। महंगाई के कारणों की यदि बात करें तो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जब भी सप्लाई और डिमांड क्या हो जाती है? अनबैलेंस हो जाती है, यानी आपूर्ति और मांग में जब भी असंतुलन होता है, इसी की बात मैं कर रही हूँ। जब आपूर्ति और मांग में असंतुलन होता है तो क्या हो जाती है? महंगाई आ जाती है। ठीक है। अर्थशास्त्री क्या मानते हैं? बेसिक 3 टाइप की मोटी मोटी महंगाई के क्या मानते हैं? आपके कारण मानते हैं। ठीक है। कौन कौन सी है? पहली है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक बेसिक सा एग्जांपल समझो कि मान लीजिए भाई मैंने 10 पेन बनाए और इसको डिमांड करने वाले लोग भी क्या है? 10 स्टूडेंट है। तो ये तो है सामान्य स्थिति। एक ऐसी स्थिति हो जाए जहाँ डिमांड बढ़ जाए, यानी कि 10 की जगह अब 20 स्टूडेंट ने क्या मांगे? मुझसे पेन मांगे हैं, लेकिन पेन क्या रहे हैं? 10 ही पेन रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाए? चूंकि इस पेन की डिमांड बढ़ गई है तो इसका मूल्य क्या कर देंगे? कंपनी वाले बढ़ा देंगे। इसी को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी मांग की वृद्धि के कारण, यानी मांग बढ़ जाने के कारण जो महंगाई पैदा होती है उसी को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक होती है बच्चों कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी किसी वस्तु को बनाने की यदि लागत में वृद्धि हो जाती है तो उसे कहा जाता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। चलिए इसी पेन का हम लोग एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए इस पेन कोई इंक महंगी हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक है उसको ये पेन क्या पड़ जाएगा? महंगा। तो वो क्या करेगा? 10 की बजाय 12 रुपये का इसको बाजार में बेचेगा। या मान लीजिए जो ये फैक्ट्री है, जो ये पेन बनाने की फैक्ट्री है, इसमें जो बिजली का प्रयोग हो रहा है, सरकार ने उस बिजली की क्या बढ़ा दी है? दर बढ़ा दी है। तो इस कंडीशन में भी वो क्या करेगा? इसके प्राइस बढ़ा देगा। या क्या हो जाए, जो मजदूरी दर है, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी मजदूरी को क्या कर दे? भारत सरकार बढ़ा दे। इस कंडीशन में भी जो फैक्ट्री है, पेन की जो फैक्ट्री का मालिक है, वो पेन के मूल्य को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और इस तरीके से बढ़ने वाला जो मूल्य होता है, जो महंगाई होती है, वही कहलाती है क्या? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। यानी कि पेन बनाने की कॉस्ट क्या हो गई है? किन्हीं कारणों से यदि बढ़ जाती है
तो वो पेन बाजार में क्या होगा, महंगा बिकेगा, और ऐसी महंगाई को कहा जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर आता है बच्चों मॉनेटरी इन्फ्लेशन यानी मौद्रिक मुद्रास्फीति। इसे एक अच्छा सिंबल माना जाता है किसके लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। ऐसा माना जाता है यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था विकसित होती है, अर्थव्यवस्था का यदि विकास होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, तो लोगों के पास में क्या आता है, लोगों के पास में क्या आती है, मुद्रा आती है। मुद्रा का क्या होता है, लोगों के पास में लगातार फ्लो होता है, जिससे क्या होता है, विकास होता है, और विकास के साथ साथ क्या होती है, महंगाई बढ़ती चली जाती है। तो इसको एक अच्छा सिंबल माना जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में लगातार मुद्रा की क्या होती है, आपूर्ति होती है जनता तक, तो वो उसका प्रयोग करते हैं, और इससे क्या हो जाता है, वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, जो कि एक अच्छा सिंबल माना जाता है देश के विकास के लिए। अब मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार की मुद्रास्फीति है, तो सामान्यतः मुद्रास्फीति को इन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है लो इन्फ्लेशन, अल्प मुद्रास्फीति। इसी को बच्चों कई बार बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोला जाता है इसको, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो महंगाई की दर का प्रतिशत रहता है वो 0 से 9% के बीच में रहता है। यदि किसी देश के अंदर इतनी महंगाई आ रही है तो वो कौन से प्रकार की महंगाई पे काम कर रहा है, लो इन्फ्लेशन यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे काम कर रहा है। तो भारत के अंदर कौन सी महंगाई चल रही है, अभी लो इन्फ्लेशन यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन चल रही है। वहीं गैलोपिन की बात करें तो बच्चा गैलोपिन को माना जाता है 9 से लेकर, यहाँ पे माना जाता है एकल डिजिट में क्या रहता है, आपका महंगाई का अंक रहता है, और यहाँ बोला जाता है कि डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट तक ये रहता है, यानी 99 या 999 तक क्या रहेगा, परसेंट तक यदि महंगाई बढ़ जाती है तो उसको बोला जाएगा आपका क्या बोला जाएगा, गैलोपिन इन्फ्लेशन। आपने कुछ दिनों पहले केस सुना होगा, नाइजीरिया के अंदर ऐसा हुआ था कि वहाँ पर क्या हुई थी, 200% तक की महंगाई आ गई थी। तो वहाँ आने वाली महंगाई क्या कहलाएगी, गैलोपिन इन्फ्लेशन कहलाती है। हाइपर इन्फ्लेशन का कोई मानक नहीं है, बट ये कहा जाता है कि जब भी हाइपर इन्फ्लेशन आएगा, उस देश की जो क्या है वित्तीय अस्थिरता उस देश के अंदर आ जाएगी, और उसकी इकोनॉमी क्या कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी बहुत कम समय के अंदर क्या हो जाती है, एक निश्चित सीमा से बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, महंगाई बढ़ जाए, तो उसके अंदर क्या कहलाएगी, आपकी हाइपर इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 100 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, जिससे हमको पता ही है, और आप रात को 100 और सुबह उठ के आपने देखा तो पता चला 1 लाख रुपए पर लीटर पेट्रोल आ रहा है। तो आप समझ जाओगे कि इस टाइप से क्या हो गया, हमारे देश की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, और हमारे देश में कौन सी महंगाई आ गई है, हाइपर इन्फ्लेशन, और भगवान ना करे ऐसा आए। फिर आती है बोटल नेक इन्फ्लेशन। इसको संरचनात्मक महंगाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी फॉल्ट की वजह से क्रिएट होती है, थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड की होती है और किन्हीं कारणों से होती है। मान लीजिए इसके एग्जाम्पल के लिए याद कर लेते हैं मदर डेयरी। चले, मदर डेयरी में जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसमें मान लीजिए टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, और रात को उसके लगभग सभी सेंटर्स का क्या हो जाता है, मिल्क प्रोसेसिंग का जो वर्क है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है। तो सुबह जो मिल्क की जो डिमांड जनरेट होगी हर घर की वजह से, वो एकदम से क्या कर देगी, बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाएगी। तो इन्हीं कारणों से आने वाली जो महंगाई होती है वो कहलाती है बोटल नेक इन्फ्लेशन। ये किसी दुर्घटना की वजह से, या किसी खतरे की वजह से, या किसी कुप्रबंधन की वजह से उत्पन्न हो सकती है, जिसे संरचनात्मक मुद्रास्फीति यानी स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, जब किसी स्ट्रक्चर में फेलियर होने की वजह से या स्ट्रक्चर के अनबैलेंस होने की वजह से ये क्रिएट होती है। बच्चे कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, बेसिक नीड्स की बात करते हैं, पर बेसिक नीड्स में हम लोग क्या करते थे, ऊर्जा और फूड को छोड़ के, यानी खाना और ऊर्जा को छोड़ के जो भी अन्य क्षेत्र बच जाते हैं उनमें जो महंगाई होती है उसे कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। उसे क्या कहा जाता है, कोर इन्फ्लेशन। एग्जाम में आ सकती है तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, जिन्होंने वही छोड़ रखा है वह ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं को छोड़कर सभी अन्य वस्तु और सेवाओं की क्या बताती है, आपको महंगाई दर बताती है। ठीक है बेटा, एक और वर्ड आता है जो एग्जाम में कभी भी कोई पूछ लेता है, क्या बोलता है, इन्फ्लेशनरी गैप, मुद्रास्फीति अंतर। ये बेसिकली क्या होता है, आपने देखा है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, कि भारत सरकार बजट पेश करती है। भारत सरकार क्या करती है, बजट पेश करती है। उसमें बजट का क्या रहता है, खर्च रहता है, और बजट का क्या रहता है, उसमें आय भी रहती है। और हमने ये भी बताया था कि भारत सरकार का बजट कैसे रहता है, घाटे वाला, डेफिसिट वाला बजट रहता है। और मैंने आपसे ये भी पूछा था कि बजट घाटा का यदि मैं आपसे बेसिक फॉर्मूला पूछूं तो आप क्या बोलोगे, कि बजट की जो आय है,
बजट घाटा है ना, बजट का जो खर्च है उसमें से उसकी आय घटा दोगे तो क्या बचेगा, बजट घाटा। तो हमारा जो देश का बजट है वो हमेशा घाटे में रहता है, यानी डेफिसिट में रहता है। और अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार क्या करती है, इस डेफिसिट को कई बार भरने के लिए क्या करती है, नया पैसा छापती है। उसकी वजह से भी क्या करती है, महंगाई आ जाती है। नया पैसा जब छापती है तब भी क्या आ जाती है, महंगाई आ जाती है, क्योंकि पैसा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और मांग क्या रहती है, उस समय की जो आपूर्ति क्या रहती है, वो कम रहती है। आपूर्ति क्या रहती है, कम। तो ये वही वाली सिचुएशन हो गई कि आपकी मांग, जो कि पैसा बढ़ गया तो लोग क्या करने लगे, सामान की मांग करने लगे, लेकिन उसकी आपूर्ति क्या रही है, उतनी ही बनी हुई है। तो इस कंडीशन में भी क्या आ जाती है, महंगाई। मान लीजिए आपकी सैलरी भी क्या हो गई है, 50,000 से सीधी क्या मान लीजिए 1,00,000 हो गई है। आपके पड़ोसी की सैलरी भी क्या हो गई है, 1,00,000 हो, सबकी सैलरी 1,00,000 हो गई है। और सबके सब क्या करना चाहते हैं, सबके सब ज़मीन खरीदना चाहते हैं कि भाई थोड़ी ज़मीन मैं भी खरीद लूँ, थोड़ी ज़मीन मैं भी खरीद लूँ, सब ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो ज़मीन की क्या हो गई बच्चों, एकदम से मांग बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा, इसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इसकी महंगाई क्या हो जाएगी, ज़मीनी क्षेत्र पर, या कह लो आपका क्या कि जो फ्लैटों के जो रेट हैं वगैरह के जो रेट है वो क्या हो जाएंगे, एकदम से बढ़ जाएंगे। तो ऐसी वाली जो महंगाई होती है वो क्या होती है, जब सरकार क्या करती है, नया पैसा एकदम से छाप देती है या लोगों की आय एकदम से बढ़ जाती है, तो वो कहलाती है आपकी क्या, स्टेप से महंगाई आपकी बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति का अंतर क्या हुआ कि भाई सरकार का जो पैसा, सरकार ने जो खर्च किया आम जनता पर और सरकार ने जो खर्च देश से कमाया, उनका जो अंतर है वही कहलाता है आपका क्या, मुद्रास्फीति अंतर। या सामान्य भाषा में आप और हमने इसको क्या बोला था, बजट घाटा भी कहा था। तो यदि आपने वो पढ़ा है तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा कि ये बजट घाटे जैसा ही होता है। तो आपका इन्फ्लेशन जो गैप होता है वो क्या कहलाता है कि सरकार का जो कमाया और सरकार ने जो खर्च किया उसके बीच का जो अंतर है वो आपका कहलाएगा क्या, इन्फ्लेशन गैप कहलाता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया कि सरकार क्या कर देती है, इसके अंदर उत्पादन क्या बोलती है, धन को अतिरिक्त निर्माण करती है, यानी कि आरबीआई से नई नोट छपवाती है, जिससे कि कीमतों में क्या आ जाता है, उछाल आ जाता है। क्या हो जाता है, सबके पास सबकी सैलरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर आता है बच्चा इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल ये क्या होता है, इसके अंदर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की वह स्थिति होती है जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी और मूल्य के परस्पर प्रक्रिया होती है। बेसिकली बच्चा इसके अंदर भारत सरकार क्या करती है, जो बेसिक वेजेस होती है, जो बेसिक वेजेस होती है मजदूरी, उसको बढ़ा देती है। जब सरकार बेसिक मजदूरी बढ़ा देती है तो आपने देखा होगा कि जो बेसिक वेजेस वाले लोग हैं, जो सामान्य से कम कमाते हैं, उनकी बेसिक नीड रहती है, जैसे वो कुछ सामान ज़्यादा खरीदते हैं। मान लीजिए वो आटे पे ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है, वो खाने वाले प्रोडक्ट्स पे आपने देखा होगा ज़्यादातर खर्च करते हैं, वो आटे पे ज़्यादा खर्च करेंगे, सब्जी पे ज़्यादा खर्च करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही सरकार ने मनरेगा के में जो कार्यरत लोग हैं, मान लीजिए उनकी मजदूरी 500 से बढ़ा के 1,000 रुपये कर दी सरकार ने। जैसे उन्होंने 1,000 रुपये किए तो एकदम से आप देखोगे कि आप जो खाने पीने की जो बेसिक चीज़ें ना वो एकदम से बढ़ जाएगी, सब्जी के रेट एकदम से बढ़ जाएंगे, दूध के रेट एकदम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्या हो गया कि उन लोगों ने जो चीज़ को क्या बोल रहे थे, वो जो कि लोग जो 1 लीटर दूध ले रहे थे वो कोशिश करेंगे क्या कि मैं 2 लीटर दूध ले लूँ, क्या पर डे में 2 लीटर मिल्क परचेज कर लूँ। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, मिल्क के रेट बढ़ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन जो आपकी स्पाइरल है उसमें बेसिकली क्या होता है कि सरकार क्या करती है, बेसिक वेजेस बढ़ाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मनरेगा है। तो मनरेगा में कार्यरत लोगों की यदि वेजेस बढ़ जाएगी तो वो जो सामान्यतः वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिन भी सामान्य वस्तुओं का वो प्रयोग कर रहे हैं उन सबके रेट बाजार में बढ़ जाएंगे। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन में बच्चा कुछ नहीं होता है, सरकार क्या करती है, जानबूझ के पैसा क्या करती है, जनता तक पहुंचाती है। मान लीजिए कैसे, जैसे कि सरकार क्या करेगी, मनरेगा का एग्जाम्पल ही ले सकते हो कि मान लीजिए पहला मनरेगा क्या करता है, सड़क निर्माण में कार्य करता है या कुएं खोदने का काम करता है। तो सरकार क्या करेगी, चूंकि मनरेगा के अंदर अच्छे खासे लोगों को रोजगार मिलता है, तो सरकार ने क्या बोला कि भाई मेरा अभी तक टारगेट था कि मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, अब मेरा टारगेट है कि भाई मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। तो उन्होंने बोला क्या कि अब जितने भी सड़क बनेगी, कुएं बनेंगे, यहाँ तो रोजगार देना ही था, इसके अलावा मैं हॉस्पिटल में भी इनको रोजगार दे देता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए इनको क्या, एजुकेशन में भी जो आपके क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारी वगैरह, यहाँ भी मैं इनको क्या कर देता हूँ, रोजगार दे देता हूँ। तो रोजगार का एरिया इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन आपको पता है जब आपने रोजगार बढ़ा दिया तो इतने सब लोगों को पर बंदे को आप क्या दोगे, 500 रुपये दोगे, तो पूरी इकोनॉमी में फिर से क्या हो गई, वही पुरानी वाली सिचुएशन हो गई कि लोगों के पास क्या हो गया, एकदम से पैसा बढ़ गया। तो इसकी वजह से जो महंगाई आती है, जहाँ क्या होता है प्रसार, जहाँ सरकार ने जानबूझकर क्या किया, पैसों का प्रसार किया,
इस तरीके से जो महंगाई पैदा होगी वो कहलाएगी आपकी क्या, रिफ्लेशन। एक तो एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा, सरकार क्या कर देती है, सरकारी व्यय को बढ़ा देती है, जो एक तरीके से ये सरकारी व्यय ही हुआ। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आपको देना है तो आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि के तहत भारत सरकार 6,000 रुपये दे रही है अभी पूरे साल के अंदर। सरकार कल को उसको बढ़ाकर क्या कर दे, 10,000 रुपये कर दे, तो सरकारी व्यय क्या हो गया, बढ़ गया। या सरकार जो आम जनता पर टैक्स लगा रही है वो क्या कर दे, कम कर दे। तो इत्यादि यदि ऐसा कोई भी कार्य करती है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पैसा बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, किसके पास, आम जनता के पास। और जब आम जनता के पास पैसा पहुंचेगा तो आम जनता क्या करेगी, मांग करेगी, सामान खरीदने की कोशिश करेगी। और जब जनता सामान खरीदने की कोशिश करेगी तो देश के अंदर क्या आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है जब 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 मांग बढ़ती है तब तब महंगाई बढ़ती है, और जब जब आपूर्ति घटती है तब तब महंगाई बढ़ती है। ये हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है बच्चा स्टैगफ्लेशन। इससे कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है, तो आप याद रखिएगा। और हिंदी वाले बच्चे कोशिश किए बेटा इंग्लिश नाम भी याद रखो, क्योंकि वो ऐसे लिख के दे देते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होता है या स्टैग महंगाई क्या होती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बेटा, स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां महंगाई भी साथ में चलती रहती है, मंदी भी साथ में चलती रहती है, दोनों पैरेलल भी चलती रहती है। यानी क्या लगेगा कि मान लीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था यदि है तो मान लीजिए इसके कृषि क्षेत्र में क्या आ रखी है, मंदी आ रखी है, और इसके औद्योगिक क्षेत्र में क्या आ जाए, महंगाई आ जाए। औद्योगिक क्षेत्र में क्या आ जाए, महंगाई आ जाए। तो ऐसी जो स्थिति पैदा होगी जहाँ एक ही देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक जगह महंगाई है और एक जगह मंदी है, इस सिचुएशन को कहा जाएगा क्या, स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाएगा, स्टैगफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है बेटा, स्क्यूफ्लेशन का मतलब होता है, क्या बोलते हैं कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था, मान लीजिए यहाँ पे कृषि है, ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है, सेवा क्षेत्र है, ठीक है। इनमें से किसी एक क्षेत्र के किसी एक छोटे से सेक्शन में, मान लीजिए कि एकदम से आईटी सेक्टर, जो आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत सारे जो आईटी वाले व्यक्ति काम करते हैं, कि आईटी सेक्टर में एकदम से क्या हो जाए, महंगाई आ जाए। आईटी सेक्टर में क्या आ जाए, एकदम से महंगाई आ जाए। तो किसी पूरी अर्थव्यवस्था का यदि किसी छोटे से भाग में क्या आती है, महंगाई आती है, तो इसको कहा जाता है स्क्यूफ्लेशन। इसका हिंदी नाम मैंने जो देखा था बड़ा अजीब था, तो मैंने नहीं लिखा। आप नेट पे गूगल पे डाल के सर्च कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से स्क्यूफ्लेशन याद रखोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। स्क्यूफ्लेशन इसको प्रोनाउंस करते हैं, स्क्यूफ्लेशन। क्या करते हैं, स्क्यूफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। और ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली क्या होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था के किसी बहुत छोटे सेक्शन में यदि कहीं आता है, आईटी सेक्टर बेटा सेवा क्षेत्र में आता है ना, किसी एक सेक्शन में क्या आती है, महंगाई आती है, तो इसको क्या कहा जाता है, आपका स्क्यूफ्लेशन। वही स्टैगफ्लेशन में क्या था, जब आपकी महंगाई और मंदी एक साथ साथ काम कर रही थी। डिफ्लेशन की यदि हम बात करते हैं तो डिफ्लेशन होती है एक तरीके से मंदी। क्या होती है, मंदी जो महंगाई की क्या होती है, उल्टी होती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोगों की मांग क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और आपूर्ति क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। जबकि महंगाई में क्या हो रहा था, मांग बढ़ रही थी, आपूर्ति गिर रही थी। तो इसको कहा जाएगा डिफ्लेशन, या मंदी भी इसे कहा जाता है। अच्छा, जब भी आप बच्चा महंगाई डिस्कस करोगे चैप्टर, जब भी आप इन्फ्लेशन का चैप्टर डिस्कस करोगे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलिप्स जो कर्व है, फिलिप्स जो वक्र है, वो किससे संबंधित है, तो आपका आंसर रहेगा महंगाई से। और ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं तो महंगाई प्लस बेरोजगारी का रिलेशन को बताया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फिलिप्स। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि यदि आप क्या करोगे, महंगाई बढ़ाओगे तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, घटेगी। यदि महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगी, बेरोजगारी क्या हो जाएगी, घटेगी। अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाती हूँ कैसे ये इन्होंने क्यों बोला, उसके बाद आप इसके वक्र पे चलेंगे। देखो कैसे होगा। मान लीजिए महंगाई बढ़ी, पहली बात तो महंगाई क्यों बढ़ी, महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि लोगों की जेब में पैसा आया, क्योंकि लोगों ने क्या करी, मांग की। तो लोगों की जेब में क्या आया, पहले पैसा आया, लोगों की जेब में पैसा आया, यानी लोगों की क्या हुई, सैलरी बढ़ी। सैलरी बढ़ी तो बच्चा क्या हुआ, उनकी मांग बढ़ी। मांग बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ रही है तो इस कंडीशन में जो मेरा 10 रुपये का पेन था वो 15 रुपये का बिक रहा है। तो इस कंडीशन में जो पेन का जो मालिक था, पेन की फैक्ट्री का जो मालिक था, उसकी क्या हो गई, कमाई बढ़ी। उसकी क्या हो बेटा, कमाई बढ़ी। अब जो उसने एक्स्ट्रा कमाया, जो उसने
एक्स्ट्रा कमाया, उसने क्या किया, जनरली आपने बिजनेसमैन लोगों की फितरत देखी होगी कि जो वो फालतू कमाते हैं उससे नई कंपनी या ब्रांच खोल देते हैं जिससे और ज़्यादा कमाया जा सके। तो वो क्या करेगा, कोई नई कंपनी अपनी खोल देगा या अपनी पुरानी कंपनी को और बड़ा कर देगा। जब ये नई कंपनी खोलेगा तो उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि लोगों को उसको क्या मिलेगी, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी नया रोजगार पैदा होगा काम करने के लिए। और जब रोजगार नया पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा क्या हो गया, बेरोजगारी क्या हो गई, कम हो गई। बेरोजगारी क्या हो गई, कम। दोबारा से समझो, इन्होंने बोला कि जब भी महंगाई बढ़ेगी तब तक बेरोजगारी कम हो जाएगी, और हमें देखना है कैसे। तो हमने क्या बोला कि भाई यदि महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई कब बढ़ती है, जब क्या होती है, मांग क्या हो जाती है, आपकी बढ़ जाती है। मांग कब बढ़ती है, जब लोगों की जेब में क्या आ जाता है, पैसा आ जाता है। और जेब में पैसा कब आता है, या तो उसकी सैलरी बढ़ जाए या उन्हें कोई प्रॉफिट हो। तो जब हमने मान लीजिए सबने क्या किया, हमने सबने पेन की डिमांड की, तो वो जो पेन था जो 10 रुपये का था वो पेन अब 15 का बिका। तो पेन की फैक्ट्री का जो मालिक था उसकी कमाई को क्या हो गई, एक्स्ट्रा जो उसको कमाई हुई, उसने क्या किया, उससे कोई नई कंपनी खोली। नई कंपनी को खोलने के लिए, उसमें कार्य करने के लिए उसको कर्मचारियों की जरूरत हुई, इसलिए उसने नए लोगों को क्या करा, रोजगार दिया, जिससे बेरोजगारी क्या हो गई, कम। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और क्लियर हमें हो सके। जमीन का एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए ठीक है ना, ज़्यादा आसान रहेगा। ये मान लीजिए एक्स व्यक्ति है, ये वाई व्यक्ति है, ठीक है, और ये है जेड। इनकी सैलरी बढ़ गई सबकी, इन सबकी क्या हो गई है, सैलरी आपकी बढ़ गई है। जब इनकी सैलरी बढ़ गई, इन सब लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा पैसे कमाया। जब एक्स्ट्रा पैसे कमाए तो उन्होंने बोला कि भाई चलिए क्या कर लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, ज़मीन खरीद ले। तीनों ने क्या किया, ज़मीन खरीदने की बात की। चूँकि ज़मीन क्या है, निश्चित है, तो क्या होगा, ज़मीन की दाम बढ़ गए। ज़मीन के क्या हो गए, दाम बढ़ गए, यानी कि ज़मीन का जो सेक्टर था उसमें क्या आ गई, महंगाई आ गई। ज़मीन के सेक्टर में क्या आ गई, महंगाई आ गई। अब ज़मीन की जगह चलो फ्लैट मान लो, ज़्यादा आसान रहेगा। फ्लैट मान लो, फ्लैट खरीदने, सबको घर खरीदने हैं। जब इस सबके घर वाले एरिया के अंदर, आपका जब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया के अंदर क्या आ गई, महंगाई आ गई है, तो इस कंडीशन के अंदर जो बेचने वाला व्यक्ति था, जिसका ये फ्लैट थे, फ्लैट का जो मालिक था, उसको क्या हुआ, उसके जो 10 लाख के फ्लैट थे वो 12-12 लाख के बिके। तो फ्लैट के मालिक को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। जो उसने ये फ़ायदा कमाया, उसने क्या किया, इससे नया फ्लैट बनाना स्टार्ट कर दिया। जब ये नया फ्लैट बनाना स्टार्ट करेगा तो यहाँ क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगी, बेरोजगारी कम होगी। यही बस फिलिप्स ने कहा कि जब जब किसी देश में महंगाई आएगी तब तक उस देश की बेरोजगारी कम हो जाएगी। ठीक है, बस उन्होंने उस पर एक ग्राफ से बताया कि जब महंगाई 3% थी तो देश के अंदर बेरोजगारी 8% थी। जब देश के अंदर महंगाई थोड़ी और बढ़ी तो बेरोजगारी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। और जब महंगाई बिल्कुल ज़्यादा बढ़ी, 9% तक बढ़ी, तो और क्या हो गई, बेरोजगारी कम हो गई। तो वही इन्होंने रिलेशन बताया है कि क्या है, इनमें इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं महंगाई को कैसे नापा जाता है, कौन कौन से इसके इंडेक्स है। बट महंगाई को नापने के बेसिक 2 इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो काम आते हैं, एक को बोलते हैं WPI, होल सेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। एक होता है बच्चों CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब क्या होता है, आपको पता है, एक होती है वस्तु, एक होती है क्या, सेवा। ठीक है, एक होती है क्या, वस्तु, एक होती है क्या, सेवा। ये है तो हम पहले ही चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वस्तुओं की जो महंगाई नापता है उसको बोलते हैं WPI, यानी होल सेल प्राइस इंडेक्स किसकी नापता है, महंगाई, वस्तुओं की महंगाई। और CPI क्या नापता है बेटा, सेवाओं की महंगाई। वस्तुओं की जो महंगाई निकालती है सरकार, वो हर सप्ताह के आधार पर निकालती है कि पिछले सप्ताह कितना रेट था और इस सप्ताह कितना रेट है। जबकि जो सेवाओं की महंगाई निकाली जाती है वो महीने के आधार पर निकाली जाती है। यहाँ क्या है, सप्ताह, और यहाँ क्या है, मंथ। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिलिप्स का भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए भाई, आप निकालते हैं सप्ताह के आधार पर कितनी चीज़ों को, क्योंकि दुनिया में तो हजारों चीज़ें हैं, लाखों चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को निकालते हैं। तो भारत सरकार ने 697 वस्तुओं को आधार बना रखा है, जिन्हें वो हर सप्ताह क्या करते, तुलना करती है, और उनके कंपैरिजन में जितना प्रतिशत महंगाई बढ़ जाती है उसको क्या बोल देती है भारत सरकार, WPI। तो अब क्वेश्चन ये आता है कितनी सेवाओं को हर महीने चेक किया जाता है। तो टोटल मिला के 448 सेवाओं को, 448 सेवाओं को कंपेयर किया जाता है हर महीने कि कितनी इसमें एवरेज वृद्धि हुई, और जो भी वृद्धि होती है वो प्रतिशत के तौर पे क्या कहलाती है, CPI कहलाती है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि कौन कैलकुलेट करता है,
तो बेटा होलसेल प्राइस इंडेक्स जो थोक मूल्य सूचकांक है उसको कैलकुलेट करता है DIPP, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड पॉलिसी एंड प्रमोशन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग करता है, और ये इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करें सेवाओं की महंगाई को कौन निकालता है, तो बच्चा CSO निकालता है, लेकिन आपको पता है कि सरकार ने CSO और NSSO को हटा के क्या बनाया है, NSO। तो अब से जो महंगाई निकालेगा किसकी, सेवा क्षेत्र की, वो कौन निकालेगा, NSO। नया क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा। तो सेवा क्षेत्र की महंगाई कौन निकाल रहा है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। पहले कौन निकालता था, CSO निकालता था। एक और चीज छोटी सी, CPI जब आप निकालते हो, CPI सरकार जब निकालती है बेटा, सेवा क्षेत्र की जब निकालती है महंगाई सरकार, तो CPI क्या करता है, 4 अलग अलग क्षेत्रों की निकालते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत सरकार क्या करती है, महंगाई भत्ता देती है। तो महंगाई भत्ता देते वक्त वो क्या करती है, 4 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परसेंटेज के आधार पर क्या देती है, महंगाई भत्ता देती है। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करती है, अलग अलग सूचकांक निकालती है। तो CPI कैसे निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI औद्योगिक कामगार का अलग निकलता है बच्चा, इंडस्ट्रियल वर्कर का। ठीक है, रूरल जो लेबर काम करती है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा वगैरह लिख सकते हैं, वहाँ का अलग निकाला जाता है। एग्रीकल्चर में जो लेबर काम कर रही है उनके लिए अलग से निकाला जाता है। और अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय का क्या निकालते हैं, अलग निकालते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं सरकारी कर्मचारी। तो सरकारी कर्मचारी का यदि उनको क्या लिखना है, डिसाइड करना है कि कितनी महंगाई भत्ता डिसाइड करना है, तो कौन करेगा, CPI। और CPI कौन निकालता है, CSO। और बहरहाल CSO नहीं निकाल रहा है, उसकी जगह जो नई संस्था आ गई है वो कौन है, आपकी NSO, जो इन्होंने बोला। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछता है कि सरकारी कर्मचारी का जो क्या बोलते हैं आपका महंगाई भत्ता है, उसका निर्धारण किसके तहत किया जाता है, तो आप बोलोगे कि भाई इंडेक्स तो यूज होता है CPI, और वैसे जो संस्था निकालती है उसका नाम है NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था आपका महंगाई का। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं एक बार बता देती हूँ, और बाकी इसमें कुछ है नहीं है, वैसे बड़ा छोटा चैप्टर है, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। तो जब भी आप महंगाई की डेफिनेशन बोलोगे तो आप क्या बताओगे, डिमांड और सप्लाई का रिलेशन बताओगे। पहली बात, महंगाई किन किन आधार पर हो सकती है, जब वस्तुओं की मांग बढ़ जाए, या वस्तु में जो लगने वाली कॉस्ट है, जो लागत है, वो बढ़ जाए। तीसरा, या देश का विकास हो रहा हो तब भी महंगाई हो सकती है। महंगाई के प्रकार में हमने क्या पढ़ा कि जब महंगाई की दर हो 0 से 9% एकल अंक में हो तो हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, यानी कि लो इन्फ्लेशन। जब महंगाई की दर 2 डिजिट से 3 डिजिट में हो तो हमें कहा जाएगा गैलोपिंग। हाई पर जब इकोनॉमिक आपकी क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। बोटलनेक, जब किसी की कंपनी की संरचना में या किसी देश की इस आर्थिक स्थिति में क्या हो जाए, आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन हो जाए, यानी संरचनात्मक गड़बड़ हो जाए, तो कहलाएगी आपकी क्या, बोटलनेक इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में क्या होगा, बेसिक नीड होगी, लेकिन ऊर्जा को और फूड को छोड़कर जो आपकी महंगाई बढ़ेगी उसका जो एवरेज निकलेगा वो कहलाएगा क्या, कोर इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति का अंतर क्या होता है कि भारत सरकार ने जितना हम पर खर्च किया और जितना कमाया उसके बीच में जो डिफरेंस रहा, जिसे हम बजट घाटा भी कहते हैं, वही हमारा कहलाता है क्या, मुद्रास्फीति अंतर। इन्फ्लेशन स्पाइरल के अंदर हमने बताया था कि सरकार जब क्या कर दे, बेसिक मजदूरी को बढ़ा दे, तो क्या होगा, बेसिक मजदूरी करने वाले लोगों की जो बेसिक क्या होती है, नीड्स होती है, जो वो सामान खरीदते हैं वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। रिफ्लेशन में हमने क्या कहा था कि भारत सरकार सबके क्या कर दे, इनकम बढ़ा दे, जानबूझकर लोगों पर खर्च बढ़ा दे, उनका टैक्स कम कर दे, ठीक है, या ब्याज की दर घटा दे। इन सब कारणों से जो क्या होती है, अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा आ जाता है, लोग ज़्यादा मांग करते हैं, उसकी वजह से जो महंगाई होगी कहलाएगी क्या, रिफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में मैंने क्या बोला, जब महंगाई और मंदी एक साथ काम करे तो कहलाएगा स्टैगफ्लेशन। स्कूलफ्लेशन में क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र के किसी कोने में या किसी एक भाग के अंदर जब क्या आ जाए, महंगाई आए, तो कहलाएगा क्या, स्क्यूफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, उल्टा होता है महंगाई का, इसके अंदर मंदी होती है, यानी लोगों की मांगे क्या हो जाती है, कम, और आपूर्ति देश के अंदर क्या हो जाती है, सामान की ज़्यादा। फिलिप्स जी ने क्या बताया, फिलिप्स जी ने बोला कि भाई अपने देश में महंगाई बढ़ाओ, क्योंकि यदि आप महंगाई बढ़ाओगे तो देश के अंदर क्या हो जाएगी, बेरोजगारी कम।
और लास्ट में हमने बात की थी महंगाई को कैसे नापते हैं। तो हमने बोला वस्तुओं की महंगाई हम WPI से नापेंगे और वही सेवाओं की महंगाई हम CPI से नापेंगे। और साथ में मैंने एक और क्या बताया CPI कि जो हमारे देश के अंदर कर्मचारी भत्ता यानी कि उनका जो महंगाई भत्ता डिसाइड करता है वो किसके तहत होता है, CPI के अंदर ही होता है। और जो संस्था करती है वो करती है कौन, CSO करती थी, अब से करती है कौन, NSO। ठीक है। और वही मैं आपसे पूछूं WPI का निर्धारण कौन करता है, तो आपका आंसर आएगा DIPP यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा चैप्टर था, एक दो बार यदि आप देखेंगे तो आराम से आपसे याद हो जाए। निर्धनता के यदि हम कारणों की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की आपकी क्या आती है, निर्धनता आती है। एक निर्धनता आती है हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की, दूसरी आती है हमारी आय के असमानता की निर्धनता। जैसा कि चैप्टर में हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि दो तरीके की निर्धनता है, एक को कहा था आपने निरपेक्ष, आपको याद आ रही होगी, और एक को कहा था हमने क्या, सापेक्ष। हमने डिफरेंस क्या किया था, हमने ये बोला था निरपेक्ष निर्धनता वहाँ है जहाँ रोटी कपड़ा मकान यानी कि बेसिक जो अम्यूनिटीज़ हैं, जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, उसे कहा था हमने क्या, निरपेक्ष निर्धनता। वहीं सापेक्ष में बात की थी कि देश तो डेवलप हो गया है यानी देश का विकास तो हो चुका है, लेकिन क्या है, आय में अभी असमानता है यानी विकास के नाम पर किसी एक वर्ग का या वर्ग के किसी एक कुछ लोगों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ऐसी देश की अर्थव्यवस्था को में जो पाए जाने वाली आपकी निर्धनता है उसको हमने क्या कहा था, सापेक्ष निर्धनता कहा था। तो इन्हीं दो बेस पे यदि हम बात करते हैं तो विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता में यदि हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे निरपेक्ष की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है या ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम हमारे देश के लोगों को रोटी कपड़ा मकान या अलग शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, कम प्रदूषण ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आय के असमानता के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश में जो समाज है उसमें इतना आपका डिफरेंस क्यों है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर क्यों है, दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब क्यों है। तो यदि हम इसमें पहले कारण को डिस्कस करते हैं तो पहला हमारा जो कारण आता है वो क्या कहता है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निर्धनता, यानी हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन में किसकी, निरपेक्ष निर्धनता की। किसकी बात करें हम लोग, निरपेक्ष निर्धनता की। निरपेक्ष निर्धनता में क्या है, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बताया था कि ये टॉपिक बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप मेंस का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो उसके एस्पेक्ट से इस चैप्टर को आराम से ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाला है। तो हमारे इसमें क्या बोला गया कि ऐसे क्या क्या कारण है। राष्ट्रीय आय का निम्न होना, यदि आप रोटी कपड़ा मकान नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हो तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है कि देश की जो आय है यानी पूरे देश की जो इनकम है वही क्या है, कम है, जिसे हम जनरली भाषा में क्या कहते हैं आप लोग, राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। तो अब आपने पढ़ा था NNP ऑन मार्केट प्राइस को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ये आपने पढ़ा था और मैंने बार बार आपको याद कराया था कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को। किसे कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और MP का मतलब वहाँ हो जाता है बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय आय। जब आपने नेशनल इनकम का यानी कि राष्ट्रीय आय का चैप्टर पढ़ा है वहाँ ही मैंने याद कराया। तो यदि किसी देश की कुल आय ही कम होगी यानी कुल किसी देश की अर्थव्यवस्था ही कमज़ोर है, उसकी अर्थव्यवस्था में पैसों की कमी है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा कि अपने देश के लोगों को प्रॉपर तरीके से जो बेसिक कम्युनिटीज़ है, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। पहला कारण तो हुआ ये किसका, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में यानी निरपेक्ष निर्धनता क्यों होती है। दूसरा, जनसंख्या का दबाव। हमारे जैसे विकासशील देश प्लस एशियन देशों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में जनसंख्या या हमारे जैसे देशों के अंदर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। सामान्यतः एक आंकड़ा ये भी कहता है कि एक व्यक्ति क्या है, कार्यरत है, और उस पर 5 व्यक्ति क्या है, आपके निर्भर है। 5 व्यक्ति क्या है, निर्भर है। इस कंडीशन के अंदर भी आप समझ सकते हो कि सिर्फ एक व्यक्ति कार्यरत है, 5 व्यक्ति निर्भर है, तो क्या है, आपका जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये एक आंकड़ा ये भी है कि विश्व की सबसे ज़्यादा जो युवा जनसंख्या है वो हमारे देश में, लेकिन उसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं कि ये युवा कौशल नहीं है,
ये युवा जो है प्रॉपर तरीके से शिक्षित नहीं है, शिक्षित है तो टेक्निकल शिक्षित नहीं है, तो इत्यादि इत्यादि समस्याएं आती है। उसी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई भी देश कितना भी अपना जीडीपी का विकास कर ले, या कह दो कितना भी अपना एनएनपी का विकास कर ले, यदि उसी ही सापेक्षता में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती रही तो होता क्या है, आप प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हो? आपने प्रति व्यक्ति आय पहले चैप्टर में कैसे निकाली थी? तो आपने क्या कहा था, कुल देश की आय डिवाइड किया था किससे? जनसंख्या से। अब आप ये बताइए, यदि कुल देश की आय हम कितना भी बढ़ा ले, यदि जनसंख्या उससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रति व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति के हिस्से में आने वाली आय क्या रहेगी? हमेशा कम रहेगी। तो एक जनसंख्या का अधिक दबाव होना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसके ऊपर? किसी भी देश के गरीबी के ऊपर। मुद्रास्फीति का जाल, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आपने नया सुना होगा और ये इम्पोर्टेंट है। ये होता क्या है वो समझिए। मुद्रास्फीति का जाल का मतलब क्या होता है कि आपकी वस्तुएं और सेवाएं, आपको पता है वस्तु किसे कहते हैं और सेवाएं किसे कहते हैं, कि कीमतों में क्या होता है? वृद्धि होती रहती है और जो लगातार होती रहती है। हमारे जैसे देश के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पर लगभग 5% के हिसाब से माना जाता है कि हर साल क्या हो रही है? आपकी मुद्रास्फीति हो रही है। ये मुद्रास्फीति यानी इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? महंगाई। ये महंगाई क्या करती है? ये महंगाई क्या करती है कि कुछ लोगों को जो लोग गरीब नहीं हैं, जो गरीबी रेखा से क्या है आपका ऊपर है, कुछ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनको गरीबी रेखा से नीचे ला देती है और वो क्या हो जाता है? बिलो द पॉवर्टी लाइन में चले जाते हैं। बिलो द पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि कोई एक ट्रक चलाने वाला व्यक्ति है, पेट्रोल के दाम में अचानक से बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, तो ये जो ट्रक चलाने वाला व्यक्ति है जिसके पेट्रोल के दाम में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, इस कंडीशन में यदि सामान्य ये मान के चला जाए कि बाकी किसी चीज़ के रेट में, प्राइस में वृद्धि नहीं हुई है, तो सबसे ज़्यादा संवेदन तरीके से कौन इससे प्रभावित हुआ? ये ट्रक चालक है, ये प्रभावित हुआ। और ये हो सकता है इसकी इतनी इनकम कम हो जाए कि जहाँ ये महीने के 10,000 रुपये कमा पा रहा था, वो हो सकता है अभी क्या करें, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, इसे खुद की जेब से देना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में इसकी क्या हो जाएगी? आय 6,000 रह जाएगी। और हो सकता है कि ये इतनी कम आय हो कि ये गरीबी रेखा के नीचे वाले स्तर पर पहुँच जाए। तो मुद्रास्फीति जाल एक ऐसा जाल है जहाँ पर कुछ व्यक्ति जो कि आपके क्या होते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन बसर कर रहे होते हैं, वो एक समय पश्चात गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। फिर आता है चिरकालीन बेरोजगारी और अल्प बेरोजगार। ये दोनों समस्याएं भी ऐसे ही देशों में आती है जिस देश में अभी विकासशीलता है या अविकसित देश है। इन देशों में चक्कर क्या रहता है कि गवर्नमेंट इतना रोजगार नहीं प्रोवाइड करा पाती है, इतना रोजगार प्रदान नहीं करवा पाती है जितनी देश की आवश्यकता होती है या जितने देश के अंदर युवा उपलब्ध होते हैं। एक आंकड़ा भी इन्होंने दिया है, 2016 में बेरोजगारी 17.7 मिलियन थी। आपके पास कोई नया डेटा आता तो आप ऐड कर सकते हो। अब चिरकालीन बेरोजगारी क्या कहा जाता है? चिरकालीन बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है जो लंबे समय तक चलती है, यानी कि जिसका बहरहाल कोई सॉल्यूशन सरकार के पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा, भारत के शिक्षित युवा, हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा हमें दी जाती है वो क्या होती है? टेक्निकली साउंड नहीं होती है। जो हमारा शिक्षित युवा है उसे नहीं पता है कि मैंने यदि पढ़ लिया है तो उसको मैं प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन क्या करूँगा या उसका प्रॉपर मेरी ज़िंदगी में क्या प्रयोग होगा। एक ऐसा शिक्षित युवा हमेशा क्या रहेगा, या तो अपना जो उसने पढ़ा है उस फील्ड में काम नहीं करेगा, कहीं और फील्ड में काम करेगा, या उसे अपनी आवश्यकता या अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं मिलेगा। इस टाइप की बेरोजगारी को कहा जाता है चिरकालीन बेरोजगारी और अल्प रोजगार, यानी कि उसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी के अंदर एक बेरोजगारी और आती है जो बड़ी प्रसिद्ध बेरोजगारी है, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी। वो क्या है? आपकी छिपी बेरोजगारी, जिसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसमें होता कुछ नहीं है। मान लीजिए ये खेत है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, 50 व्यक्ति कार्यरत हैं, यानी साल भर में 50 व्यक्ति इस खेत में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और वर्ष के अंत के अंदर ये मान लीजिए यहाँ पे 5,000 टन आपका गेहूं होता है। अगले साल क्या किया गया? इन 50 में से सिर्फ 10 व्यक्तियों को कार्यरत रखा गया, 40 लोगों को हटा दिया गया। अगले साल भी जो आपकी उत्पादकता है वो लगभग उतनी कितनी 5,000 टन ही हुई। इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हमें समझ में आया कि जो 40 व्यक्ति पहले कार्यरत थे
जो 40 व्यक्ति पहले कार्यरत थे जो अब नहीं है, उनका उत्पादकता में कोई खास योगदान नहीं है। यानी देखने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी उत्पादकता, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। और इस तरीके की पाए जाने वाली बेरोजगारी हमारे देश में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे कहा जाता है अदृश्य या छिपी बेरोजगारी। फिर आता है हमारे पास में पूंजी की अपर्याप्तता, कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी देश की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है जिसका प्रयोग करके वो देश की गरीबी का समाधान कर सके। जैसे कि आपने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नक्सल ने क्या कहा, कोई भी देश गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, यानी उसके पास में प्रॉपर संसाधन नहीं है। तो वो जो एक डेफिनेशन है वो यहाँ क्या होती है, आपकी कंफर्म होती है। कैसे, देखिए, यदि आपके पास में निर्धनता ऊंची है तो आप क्या करोगे, आप रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाओगे। ठीक है, यदि आप रोजगार ही नहीं उपलब्ध करा पाओगे तो किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो पैसा ही नहीं बनेगा, और पैसा ही नहीं होगा तो फिर से क्या होगा, आप कोई भी गरीबी दूर नहीं कर पाओगे। यानी क्या, जो गरीबी के जाल की बात की थी रैगनर नर्सले ने, ये उसी की बात कर रहे हैं कि ये देश की जो सरकार है, देश की जो अर्थव्यवस्था में इतनी पूंजी नहीं होती है कि क्या कर सके, गरीबी के जाल से मुक्ति दिला सके। क्योंकि नर्स ने ये भी कहा था, रैगनर ने ये भी कहा था कि यदि आपको गरीबी के जाल से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यदि एक मुश्त पूंजी का देश के अंदर क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। तो यदि आपके पास पूंजी नहीं है तो गरीबी दूर नहीं होगी, और यदि आपके पास गरीबी है तो पूंजी नहीं होगी। तो ये क्या है, एक तरीके का सर्किल हमारे पास आ जाता है। आगे यदि हम बात करें तो पुरातन सामाजिक संस्थाएं, कुछ समस्याएं हमारे देश में इसलिए भी हैं क्योंकि हम पुराने अंधविश्वासी जो ढांचे हैं उसमें बंधे हुए हैं। ठीक है, यदि हमारे देश की बात करें और एशियन देश की मैं फिर से बोलती हूँ, तो हमारे जैसे देशों में कुछ रूढ़िवादिता पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आज से 50-60 साल पहले बात करें कि जो महिलाएं हैं, घर की महिलाएं कार्यरत नहीं होगी। जाति प्रथा काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे देश में अभी भी विराजमान है। जाति आधारित व्यवसाय है कि कुछ लोग से ये समझते हैं कि यदि हम ये व्यवसाय करेंगे तो ये हमारे जाति के अनुकूल नहीं है, या कुछ व्यवसाय सिर्फ इन्हीं जातियों के लिए हैं, हम इन्हें नहीं करेंगे। संयुक्त परिवार, जैसे मैंने आपको कहा कि एक व्यक्ति कार्यरत है, पूरा जो रेस्टो परिवार है उस पर क्या डिपेंडेंट है। उत्तराधिकार के नियम, जैसे अभी बहरहाल उनमें चेंज आया है कि पहले सिर्फ पुरुष को ही आपके पिता की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी उसके अंदर क्या हुआ करता था, पार्टिसिपेशन हुआ करता था, महिला का नहीं होता था, इसलिए महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ करती थी। हाल फिलहाल भारत सरकार ने इस पर काम किया है और आगे भी इस पर काम करने की आवश्यकता भी है। अगली बात करें तो आधारिक संरचना का अभाव, यानी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर समहाउ जुड़ जाता है किससे, कैपिटल से। यानी सरकार के पास पूंजी नहीं है, पर यह कहा जाता है कि सरकार के पास पूंजी भी है, उसके बावजूद भी यदि सरकार आधारभूत सुविधाओं पर, यानी कि शिक्षा पर खर्च ना करे, स्वास्थ्य पर खर्च ना करे, आवास पर ना करे, ऊर्जा पर, यातायात पर, संचार पर, ये बेसिक एमिनिटीज़ है, यदि इस पर सरकार खर्च नहीं करेगी, लोगों को बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है, तो ऐसे कम आवश्यकताओं वाले या बेसिक एमिनिटीज जिनकी पूरी नहीं हुई है, इससे विकसित होने वाला युवा या देश की जो फ्यूचर जनरेशन है वो डेफिनेटली क्या होगी, आपकी कमज़ोर होगी, जिसका देश के विकास में डेफिनेटली क्या होगा, योगदान कम होगा। तो सरकार को आवश्यकता है कि क्या, देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की। यदि वो किससे निकलना चाहती है, यदि वो निरपेक्ष गरीबी से निकलना चाहती है, यदि वो विकासशील देश की समस्याओं से निकलना चाहती है और विकसित देश में बदलना चाहती है। तो अब हम बात करेंगे आय की असमानता की। आय की असमानता की यदि मैं बात करूं तो हमने ऐसे बोला था कि आय की असमानता में यदि हम डिस्कशन करते हैं तो हम बात करते हैं कि पैसा है, यानी आपके पास में क्या है, कैपिटल है, पर उसका जो वितरण है वो असमान है। आपने थोड़े दिन पहले, यदि मैं आपको पंचवर्षीय योजना में हमने एक पॉइंट पढ़ा था, और वो क्या था, एनडीसी बनाया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया था। इसका बेसिकली काम क्या था कि देश के अंदर जितने भी संसाधन है,
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था कि देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उनका वितरण समान हो, इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक संस्था बनाई हुई है एनडीसी, और कुछ हद तक इसका काम करता है नीति, जो हाल फिलहाल 2015 में बना है। इससे पहले जो करता था वो था योजना आयोग, ये सब आपको पता है। अब हम बात करेंगे कि ये सब तो ठीक है कि सरकार ने ये बना दिया है कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है अब वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सरकार ने इसके लिए क्या सा सोल्यूशन किया है वो भी डिस्कस करते हैं। सरकार ने इस आय की असमानता के वितरण के संदर्भ में जो सबसे पहला सोल्यूशन दिया वो लगाया प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। जब मैंने आपको टैक्स पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि आपके 3 तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव, जहां आपकी आय बढ़ेगी तो आप पर टैक्स बढ़ेगा। ठीक है, एक बताया था मैंने रिग्रेसिव, एक क्या बताया था मैंने आपको रिग्रेसिव, ये इसको बोला जाता था प्रतिगामी कर व्यवस्था। इसमें क्या कहा था कि लोगों की तो आय बढ़ती है लेकिन उन पे लगने वाला कर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एक तीसरा बताया था आपको प्रोपोर्शनेट, यानी जिसको कहा जाता था आनुपातिक। आपको याद आ रहा होगा, मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया था, जिसमें मैंने क्या कहा था कि आय आपकी कुछ भी हो, जो आप पर लगने वाला कर है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जो भी अच्छे देश होते हैं जिनके अंदर विकास की संभावनाएं होती है वो जनरली क्या यूज़ करते हैं, आपका प्रगतिशील कर व्यवस्था। यानी जो अमीर व्यक्ति है वो ज़्यादा कर देगा, जो गरीब व्यक्ति है वो कम कर देगा। यानी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि देश की आय की जो असमानता है उसको दूर किया जाए, यानी कर उससे ही ज़्यादा लिया जाए जो ज़्यादा देने की क्षमता रखता है। अब बात करें नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के कुछ डेटा है और जो बड़े चौंकाने वाले, मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगी, बाकी मैंने नोट्स में मेंशन भी किया है। इसके अंदर क्या कहा है वो सुनिए। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि देश के 20% धनी लोगों के पास पूरे देश की कुल आय का 50% से अधिक हिस्सा है, जो खुद में एक चौंकाने वाली बात है। और 40% लोगों के पास, यदि बात करें नीचे के जो 40% लोग हैं भारत देश के, उनके पास केवल 15.9 या कह सकते हैं केवल 16% आय है। तो आप देख सकते हो, और एक डेटा ये भी कहा जाता है जिन्होंने नीचे मेंशन भी किया है कि देश के केवल 75 जो परिवार है उनके पास 1536 टॉप मोस्ट कंपनियां हैं भारत की, सरकारी कंपनियों को छोड़ के। तो वो खुद में भी क्या है, देश के अंदर आय की असमानता को बता रहा है। यानी हमारे देश में दोनों ही समस्याएं हैं। हमारे देश के अंदर निरपेक्ष गरीबी भी चल रही है, हमारे देश के अंदर सापेक्ष गरीबी भी चल रही है। भारत सरकार को दोनों पर ही काम करना होगा फ्यूचर में, यदि हम देश को गरीबी से मुक्त करना चाहते हैं तो। अब उन्होंने साथ में एक अच्छी चीज़ भी बताई है कि निर्धनता को दूर कैसे किया जाए, यानी ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाकर भारत सरकार भारत को गरीबी से मुक्त कर सकती है, निर्धनता से मुक्त कर सकती है। एक क्वेश्चन अभी मुझे याद आया तो मैं आपको बता देती हूँ। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम्स में कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को दूर करने का नारा लगाया गया था, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था। तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा लगाया था किसने, इंदिरा गांधी ने। और वो पंचवर्षीय योजना थी, वो कौन सी थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए अब बात करते हैं निर्धनता को दूर करने की। निर्धनता को दूर करने में पहला आता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में समृद्धि के द्वारा निर्धनता का सामना करना। यानी कि सरकार क्या करे कि देश की आय को बढ़ाए, देश की आय को बढ़ाए और वो आय इस तरीके से बढ़ाए कि इस आय का प्रयोग देश के जो गरीब व्यक्ति है उनकी समस्या का समाधान में प्रयोग किया जा सके। एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, ये रोजगार रहित विकास से बचना ये सरकार का मेन क्या है, मुद्दा है। यानी कि वो जो एक बात हमने कही थोड़ी देर पहले कि 75 परिवारों के पास 1600 कंपनियां हैं, या अधिकतर जो आय का जो बैलेंस है एक किसी कोने में ट्रांसफर है, वो नहीं करना है। यानी अब हमें नए नए लोगों के लिए स्टार्टअप की क्या देनी है, सरकार को सुविधा देनी है। नए नए बिजनेस को खोलने की जो क्षमता है वो आम व्यक्ति भी रख सके, सरकार ऐसी कोशिशें कर रही है। जो आपने देखा भी होगा, सरकार ने एक योजना निकाली थी मुद्रा, ठीक है, आपको याद होगा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन एजेंसी। इसके तहत भारत सरकार ने 3 तरीके के लोन भी दिए थे,
इसके अलावा भारत सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम निकाली है जिसके अंदर सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि रोजगार और विकास सिर्फ एक कोने में संवर्धित ना रहे, देश की पूरी आम जनता इसको क्या कर सके, फायदा उठा सके। आय के वितरण में राजकोषीय तथा कानूनी उपायों के माध्यम से निर्धनता का सामना करना। आय के वितरण में राजकोषीय मतलब राजा का कोष, यानी भारत सरकार जब पॉलिसी बनाएगी वो सरकार की पॉलिसी इस तरीके से बनेगी जिससे क्या हो सके, निर्धन लोगों को ज़्यादा फायदा हो सके। राजकोषीय उपाय के अंदर आपने पढ़ा होगा, यदि आपको मैं याद दिला देती हूँ कि राजकोषीय उपाय को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हमने की थी प्लानिंग, यानी कि आपने एक तो किया था हमने प्लान्ड और एक किया था अनप्लान्ड। और आपको याद भी आ रहा होगा प्लान के अंदर भारत सरकार की हमने क्या रखी थी, स्कीम्स रखी थी, और अनप्लान के अंदर हमने पेंशन हुआ, वेतन हुआ, ये सब रखा था। अब चैप्टर में याद, पिछला चैप्टर देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। इसी के तहत ये क्या कह रहा है कि भारत सरकार जब राजकोषीय नीति का निर्धारण करे और उसके अंदर यदि कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनको इस तरीके से प्रयोग करे ताकि आम जनता की क्या हो सकते आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके, उन्हें बेहतर तरीके से समृद्ध और सबल बना सके। कानूनी उपाय के अंदर सबसे बेस्ट जो आता है, जिसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, सरकार जिस पे काम करना चाह रही थी और जिसके अंदर प्लस माइनस दोनों ही पॉइंट आते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, यानी किसी भी व्यक्ति को यदि वो कार्य कर रहा है, एक मिनिमम जो अमाउंट है वो डेफिनेटली उसको पे होना चाहिए। ये कहलाता है आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है। इसके अलावा कर्मचारियों को जो मिलने वाला क्या होता है, महंगाई भत्ता होता है। इसके अलावा बात करें तो जो उनका पेंशन फंड होता है। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, फ्लोर प्राइस, जिसको आप क्या बोल देते हो, MSP, जिसको आजकल सरकार किसान क्या बोल रहे हैं कि MSP डिसाइड कीजिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कीजिए, आप डिसाइड कीजिए। सरकार उसके एवज में क्या डिसाइड करती है, फ्लोर प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है। इसके अलावा कितने मैक्सिमम अमाउंट में आपका कोई भी उत्पाद बेचा जा सकता है वो सरकार डिसाइड करे। इन सब चीज़ों से साथ में इन्होंने शिक्षा का अधिकार इत्यादि इत्यादि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। एंड ये सारे सरकारी उपाय जो राजकोषीय नीति का भाग बन जाते हैं, यदि सरकार इन पर अच्छे तरीके से कार्य करती है, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करते हुए काम करती है, तो हो सकता है हमारे देश की गरीबी डेफिनेटली क्या हो सकती है, दूर की जा सकती है। जो पहले भी हमने एक समस्या को देखा था और फिर से देखते हैं कि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे जैसे देश के लिए तो बहुत है। यदि हम बात करें, हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब भी बात करें तो हमारे पास प्रति व्यक्ति जो हमारे पास में क्या आती है, सुविधाएं आती है, वो वर्ल्ड में टॉप 30 कंपनीज 30 देशों के बाद आती, 30 देशों के बाद आती है। और ये खुद में चौंकाने वाली बात है। ये फिर से वही हो जाता है कि देश भले ही कितना विकास कर ले, यदि जनसंख्या का जो होने वाला डिवाइडेशन है, जो जनसंख्या का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो यदि ज़्यादा होता चला जाएगा तो ये विकास को कम करता चला जाता है, इसके प्रभाव को कम करता चला जाएगा। तो देश को आवश्यकता है, सरकार को आवश्यकता है, स्वयं लोगों की भी सेल्फ आवश्यकता है कि जनसंख्या वृद्धि को आपको क्या करें, कंट्रोल करें। इसके लिए सरकार हो सकता है 2 चाइल्ड पॉलिसी बना ले, जो काफ़ी देश के लोग फॉलो करते हैं और हमारे देश के अंदर भी इस पर बात चल रही है। ठीक है। परिवार यदि आपका छोटा होगा तो परिवार समृद्ध रहेगा। परिवार छोटा होगा तो उसमें हर एक परिवार के अंदर कम से कम एक व्यक्ति कार्यरत होगा, यानी उस पर एक परिवार के ऊपर लॉजिकली अब सिर्फ 3 व्यक्ति ही डिपेंडेंट रहेंगे, जो भारतीय समाज में लगभग 5 है। और परिवार छोटा होगा तो बच्चों का लालन पालन पोषण एजुकेशन सब इत्यादि क्या होगी, थोड़ा बेहतर तरीके से होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से देखा जा सकता है कि फ्यूचर के लिए भी 2 चाइल्ड पॉलिसी या फिर जनसंख्या का नियंत्रण एक प्रभावी कारक हो सकता है और भारत सरकार को भी हर परिवार तक अपनी फैसिलिटीज़ को पहुंचाना आसान हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं निर्धनों के जीवन में गुणवत्ता, यानी जो व्यक्ति ऑलरेडी निर्धन है उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। ठीक है। निर्धनता के अच्छा, ये अब आपका पॉइंट नेक्स्ट आएगा, निर्धनों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के अन्य उपाय। ये उपाय आपने देख लिए, ये उपाय भारत सरकार के हैं जो भारत सरकार कर रही है। इसके अंदर क्या कर रही है भारत सरकार, जो बहरहाल कार्यरत है, काम कर रही है। अब इससे पहले हमने जो देखा कि सरकार क्या क्या कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं सरकार ऑलरेडी क्या क्या आपके लिए कर रही है।
हमारे देश के अंदर 3 बड़े क्षेत्र आपको पता है, कृषि क्षेत्र आ जाता है, औद्योगिक क्षेत्र आ जाता है, सेवा क्षेत्र आ जाता है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो देश का सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जहां कार्यरत है वो है आपका कृषि क्षेत्र। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि सबसे कम उत्पादकता भी किसकी है, कृषि क्षेत्र की। एक और पॉइंट आता है कि इसी कृषि क्षेत्र में क्या पाई जाती है, अदृश्य या छिपी बेरोजगारी। अदृश्य या छिपी बेरोजगारी, ये तो हुआ कृषि क्षेत्र के बारे में। सरकार इसके अंदर क्या कर सकती है, सरकार इसको डेवलप कर सकती है, यानी यंत्रों के प्रयोग को बढ़ा सकती है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है कि हमारे देश में जो कृषि की जोत है वो काफ़ी छोटी है, यानी कृषि की ज़मीनें काफ़ी छोटी है, उसमें ज़्यादा बड़े यंत्रिक नहीं पा जा सकते, यानी ज़्यादा बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता जैसे अमेरिका जैसे देशों में किया जाता है। तो भारत सरकार थोड़ा बहुत यंत्रीकरण कर सकती है, यानी ट्रैक्टर, थ्रेशर इत्यादि का प्रयोग कर सकती है, जो सरकार कर भी रही है। इसके अलावा सरकार क्या कर रही है, जो भूमिहीन किसान है उनको ज़मीनें देकर कर सकती है काम। बेहतर तरीके के बीज, सब्सिडी आपने सुना होगा, किसान सम्मान निधि जो 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 पूरे साल में दे रही है सरकार। तो ये सारे काम बहरहाल सरकार कृषि के विकास के लिए कर रही है। कीमतों में स्थिरता, सरकार कोशिश करती है कीमतों में स्थिरता रखी जाए। इसलिए आपने कभी कभी देखा होगा, यदि किसी चीज़ की, किसी बेसिक चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार सब्सिडी देकर उसके क्या करती है, उसकी कीमत को कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कोशिश करती है। इसमें क्या कह रहे हैं, खाद्य तथा अन्य सामान्य उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। यानी कीमतें यदि आपको नहीं बढ़ानी है तो उत्पादकता आप क्या कर दो, बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका प्राइस है वो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है। यदि आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड बैलेंस हो जाएगी और आपकी कीमतें नहीं बढ़ने वाली है। निर्धन वर्ग में असामान्य उपभोग वाली वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर, यानी निर्धन वर्ग जो गरीब व्यक्ति है, सामान्य जिन चीज़ों का अधिकतम उपभोग करता है, सरकार क्या करे, उन उपभोग करने वाली वस्तुओं का जो मूल्य है उसको क्या करते, फिक्स कर दे, ताकि जो निर्धन व्यक्ति है उस पर ज़्यादा इकोनॉमिकली, यानी कि जब मुद्रास्फीति आती है, महंगाई आती है, उसका प्रभाव कम रहे। बेरोजगारी का सरकार क्या करे, उन्मूलन करे। तो इसके लिए क्या कर सकती है सरकार, सरकार उद्योग धंधे स्थापित कर सकती है। साथ ही सरकार ऐसे उद्योग धंधे स्थापित कर सकती है जहां रोजगार ज़्यादा देने की क्षमता हो, जहां रोजगार क्या हो, ज़्यादा देने की क्षमता हो। साथ साथ जो शिक्षित बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बढ़ती हुई समस्या होती जा रही है, इसके समाधान के लिए जो एजुकेशन वो इस तरीके से दिया जाए जिसका टेक्निकली प्रयोग वो अपने जीवन में कर सके। उत्पादन तकनीक में क्या किया जाए, आपका परिवर्तन किया जाए। गुरनाम बिटल ने सिर्फ ये कहा था कि भारत जैसे देश को ऐसे रोजगार की आवश्यकता है जो श्रम प्रदान हो, ना कि तकनीक प्रदान। यानी कोई भी ऐसी तकनीक, जो भी ऐसी तकनीक जिसके अंदर श्रम ज़्यादा लगे, भारत सरकार को वो अपनाना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा भारत सरकार ने कुटीर उद्योगों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। बाकायदा एक डिपार्टमेंट सरकार ने बनाया है, खादी ग्रामोद्योग का आपने नाम भी सुना होगा, ये उसी के लिए है, क्योंकि देश के काफ़ी बहुत बड़ा जो आपका वर्किंग लेबर है वो वहाँ काम पर करता है। निर्धनों की आधारभूत जो सुविधाएं हैं सरकार ने क्या क्या प्रोवाइड की है, पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि को सरकार ने सुनिश्चित करने की बात की है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा आपने सुना होगा कि 2005 के अंदर भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया था, 86वां शायद अमेंडमेंट था, और क्या कहते हैं, बेसिक शिक्षा को हमने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के अंदर इंक्लूड कर दिया था। पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें बीमारू क्षेत्र कहा जाता है या बीमारू राज्य कहा जाता है, उनके विकास के लिए सरकार ने अलग से एफर्ट किए हैं। इनमें यदि बात करें तो आता है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर के राज्य जिन्हें आप क्या कहा जाता है, वो 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। इनके लिए सरकार ने विशेष सुविधाएं दी है। समय समय पर विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी भारत सरकार करती रहती है। फिर आता है हमारा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या बोला जाता है, रोजगार प्रदान करने वाला सिस्टम कहा जाता है। खाद्य प्रदान करने वाला, रोजगार के लिए मनरेगा आता है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। खाद्य के लिए आपका PDS, भारत का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आता है, जहाँ आपने सुना होगा 2 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो दाल इत्यादि जो आपने सुना है वो इसी के अंतर्गत आता है।
अब इन्होंने बताया है कि भारत क्या है, निर्धनता के रैंक में 26वें पायदान पर है। डेटा यदि मैं अभी बात करूं तो चेंज हो गया है और आपको मैं पहले ही बता देती हूं, इसको आप अपडेट करके याद करेंगे। और हो सकता है एक चैप्टर में लास्ट में एक लूँ जहाँ आपके जो इंडेक्सेस हैं, जो सूचकांक से हम डिस्कस करेंगे आपके, तो वहाँ हो सकता है कि इसको हम दोबारा से देखें। ठीक है, अब भारत सरकार ने स्कीमें कौन सी चला रखी, वो सरकार के क्या थे कार्य, इन सरकारों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कौन सी क्या की आपके यहाँ पे योजनाएं चलाई है, उनकी बात हम करेंगे। और ये फिर से आपके यहाँ पे योजनाएं कवर भी हो जाएंगी और साथ ही साथ में आपका करंट अफेयर में ये काम करेगा। निर्धनता के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई पूरा जो आपके मुख्य कार्यक्रम है वो। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि तोमर और आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स के इस डिटेल्ड सेशन में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के एस्पेक्ट से, क्योंकि बच्चों को जनरल डिफरेंस नहीं पता रहता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और जो दोनों वाले करंट अकाउंट और आपका जो दूसरा अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, उसमें डिफरेंस क्या होता है। हम बार बार सुनते रहते हैं न्यूज़ में क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरकार का इतना है, इतना नहीं है। बार बार इकोनॉमिक्स में भी देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होती है, बट हमें इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होती। तो आज हम बात करेंगे एग्जैक्ट डेफिनेशन की। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम लोग इसके जो डिटेल्ड है उस पर चलेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है किसी भी देश की बाउंड्री में रहने वाले लोग, किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग जो एक वर्ष में यानी एक साल के दौरान क्या करते हैं, जो लेन देन करते हैं उस बाउंड्री के बाहर। एक देश के अंदर रहने वाले लोग, यानी कि यदि भारत की हम बात करेंगे तो भारत की बाउंड्री में भारतीय तो रहेंगे, किसी अन्य देश के नागरिक भी हो सकते हैं पाकिस्तानी रहे, हो सकते हैं अमेरिकन रहे, यानी ये सारे के सारे अभी क्या है, रेजिडेंस है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निवासी जो लोग हैं उनकी बात करेंगे। यहाँ हमने क्या बोला है, हमने यहाँ पे नागरिकता की बात नहीं की है, हमने निवासी होने की बात की। तो यहाँ पे नागरिकता पे फोकस नहीं करना है, निवास पर फोकस करना है। तो मैंने क्या कहा कि एक वर्ष के दौरान भारत के अंदर जो क्या करें, जो निवास करने वाले लोग हैं वो शेष विश्व के साथ, यानी कि किसी भी अन्य देश के साथ जो वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन करते हैं, वस्तु और सेवाओं का जो लेन देन करते हैं, उन सब का जो विवरण दर्ज किया जाता है, उन सब का जो लेखा जोखा रखा जाता है, वो किस में रखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। किस में रखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। दोबारा से देखो, मैंने क्या कहा, किसी भी देश के अंदर निवास करने वाले निवासी, ठीक है, जैसे हम निवासी बोलेंगे नागरिकता को हम लोग रिमूव कर देंगे। किसी भी देश के अंदर निवास करने वाले निवासी जब एक निश्चित समय अंतराल यानी एक वर्ष के दौरान शेष विश्व के साथ में क्या करते हैं, न से वस्तुओं सेवाओं का जो लेखा जोखा करते हैं पूरे वर्ष के दौरान, वो लेखा जोखा जहां लिखा जाता है उस अकाउंट को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन। एक तो बच्चों बात हुई ये वाली, यानी कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं पहले ही बताती हूँ आपको, हर देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करता है उस देश का केंद्रीय बैंक। हर देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन मेंटेन करता है, उस देश का केंद्रीय बैंक। हमारे केस में कौन है, हमारा केंद्रीय बैंक आरबीआई करता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अमाउंट लिखा जाता है, जो अमाउंट शो किया जाता है, वो रहता है डॉलर में, पूरे विश्व में ही डॉलर में रहता है, तो हमारे देश में भी डॉलर में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो दो एक चीज़ जहाँ रखने वाली बात है कि यहाँ निवासी की बात करेंगे, नागरिकों की बात हम नहीं करेंगे। यानी हमारे इंडिया में आके यदि कोई पाकिस्तानी क्या बोलते हैं प्लेयर रहने लग जाए या सिंगर रहने लग जाए, उसका जो अमाउंट होगा वो भी किस में काउंट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होगा। अब देखते हैं क्या क्या बोला है। भुगतान से इसका अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों, न कि नागरिकों, निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन देनों का लेखांकन का रिकॉर्ड रखता है। और ये रिकॉर्ड कौन रखता है, आरबीआई रखता है। किस में रखता है, तो डॉलर में रखता है। एक और चीज़, किसी भी देश का जो पेमेंट है वो सरप्लस में कब रहेगा, ऑब्वियसली सरप्लस में पेमेंट कब रहेगा,
जब जो पैसा है, जो आपका अमाउंट है, जो पैसा है उसका आयात आपके देश में ज़्यादा होगा और उस पैसे का जो निर्यात है कम होगा। और उत्पादन की बात करेंगे तो ये जो आपका साइन है वो उल्टा हो जाएगा कि यदि उत्पादन का निर्यात ज़्यादा करेंगे और आयात कम करेंगे तब होगा क्या, सरप्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ एस्पेक्ट में आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि बहरहाल पैसे की बात करा है, क्योंकि उत्पादन की बात करता तो ये सिंबल क्या हो जाता, उल्टा हो जाता। ठीक है, यदि पैसा का जो निर्यात है, जो पैसे का निर्यात है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा और आयात कम होता है तो घाटे में चला जाएगा व्यापार। मेरे हिसाब से आप इसको उत्पादन में रखेंगे तो सिंबल उल्टा कर लो तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। कॉमन सेंस की बात है, ज़्यादा क्या करोगे, खर्च करोगे, कम कमाओगे तो घाटे में रहोगे। ठीक है, और आप क्या करोगे, कम खर्च करोगे, ज़्यादा कमाओगे तो सरप्लस में रहोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। ये 3 अकाउंट मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं आपको उसका चार्ट दिखाती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपने अभी पढ़ा कि डेफिनेशन जिसकी आप पढ़ी, इसमें 3 खाते होते हैं बच्चों। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है एक्सप्लेन करने का। यदि आप ये चार्ट समझ लेते हो तो उनमें इनकी जो मैटर है, जो उसका आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें यही मैंशन है। तो जब आप करंट अकाउंट की बात करोगे, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 पार्ट में होता है, करंट अकाउंट में, सीए में, कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाते में और फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर। तो जो आपका करंट अकाउंट है ये क्या करता है बेटा, करंट अकाउंट बेसिकली आपको क्या बताता है, ये बताता है कि जो साल भर के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर, यानी 1 वर्ष के दौरान, यानी कि ये करंट अकाउंट हर साल का निकलेगा। आपका क्या निकलेगा, हर साल का निकलेगा। 1 वर्ष के दौरान जितना भी आपने आयात और निर्यात किया है, किसका, कुछ विजिबल चीज़ों का और कुछ नॉन विजिबल चीज़ों का। विजिबल चीज़ें का मतलब होगा यदि आपने कोई सामान निर्यात किया है, यदि आपने कोई सामान निर्यात किया है, कोई उत्पाद निर्यात किया है, उसके बदले में यदि आपके पास पैसा आया है जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहोगे, वो करंट अकाउंट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, नहीं दिखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, मान लीजिए कंपनसेशन का मतलब बाहर यदि आपके साथ में कुछ, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है और उसके बाद में उसका जो कंपनसेशन है भारतीय व्यक्ति को मिलता है, या किसी घर के ढह जाने के बाद में अमेरिका में अमेरिकी व्यक्ति था जो भारत में रह रहा है और उसका घर ढह जाता है किसी कारणों से, तो वहाँ यदि अमेरिकन सरकार उसको कुछ अमाउंट पे करती है तो क्या होगा, मुआवजा। यदि कोई भारतीय व्यक्ति यानी भारत का निवास करने वाला व्यक्ति, चाहे वो भारतीय चाहे किसी भी देश का हो, यदि उसने कहीं निवेश कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उससे कुछ कमा रहा है, तो वो भी क्या होगा, आपका इनविजिबल होगा, जो आपको दिखाई नहीं देगा। यदि उसने शेयर में पैसा लगा रखा है, उसको डिविडेंड मिलता है, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यदि वो खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट कमाती है, तो भी क्या आ जाएगा, इनविजिबल में आएगा, वो आपको नहीं दिखेगा। इंटरेस्ट, यदि उसने किसी को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, उसके बदले में ब्याज कमाता है, तो इस तरीके से की गई सारी कमाई आपकी क्या आती है, नॉन विजिबल में आती है। इसके अलावा क्या बात करें तो गैर सेवाओं के बदले में कौन कौन से कारक हैं, तो आप देखोगे जो शिपिंग होती है उसके बदले में, जो शिपिंग आप करते हो सामान की इधर से उधर, उसके बदले में जो आपके पास अमाउंट होता है वो भी क्या कहलाता है, इनविजिबल आता है। बैंकिंग सेक्टर सबको पता है किस में आता है, सेवाओं में आता है। सेवाएं क्या होती है, दिखती नहीं और आप छू भी नहीं सकते, ना ही तो सेवाओं को आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो, ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो शिपिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, सारी की सारी क्या है, सेवाएं हैं। निजी जो भुगतान किए जाते हैं, यानी गिफ्ट वगैरह जो दिए जाते हैं अपने परिवारजनों को या अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, या आप किसी को भी दे रहे हो, तो वो चाहे गिफ्ट्स हुए, जो रेमिटेंस हुई, जो ग्रांट्स हुए, ये सारे भी क्या आ जाएंगे, आपके इनविजिबल में आ जाएंगे, जो दिखते नहीं है। ये भी सारे अकाउंट होंगे आपके कहाँ, करंट अकाउंट के अंदर। इसके अलावा करंट अकाउंट में क्या आता है, ये तो हुआ प्राइवेट का, ऐसे ही ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से यदि अपने एम्प्लॉय को क्या दिया जा रहा है, गिफ्ट, रेमिटेंस या ग्रांट दिया जा रहा है, तो वो भी आपका किस में कैलकुलेट होगा बच्चों, करंट अकाउंट में कैलकुलेट होगा। तो यदि आपसे पूछते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या कैलकुलेट होता है, तो आप याद रखोगे क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी जो व्यापार हो रहा है, सामान का आयात निर्यात हो रहा है, वो तो आप क्या कर रहे हो, ऐड कर ही रहे हो। इसके अलावा सेवाएं ऐड करोगे। इसके अलावा आपने क्या कर रखा है, कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी सेवाएं आपके दिमाग में याद आती है आप वो सारी ऐड कर लोगे, और इनको गिफ्ट, रेमिटेंस और ग्रांट, चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे ऑफिशियल या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दी गई हो, वो सारी की सारी किस में आती है, चालू खाते में आती है। चालू खाता फिर से बताते हैं, हर साल के लिए बनता है, क्या ना, हर साल बताया जाता है कि हमारा कितना चल रहा है।
कैपिटल अकाउंट बेटा लाभ कंप्लीट होता है, यानी जब से देश ने कमाना शुरू किया है और जितना देश अब तक कमा रहा है उसका प्लस माइनस करके जो साल चलेगा, यानी कि सन 1947 से अभी तक का जो बैलेंस होगा वो कहाँ कैलकुलेट होगा, यहाँ कैलकुलेट होता है। तो कैपिटल का मतलब आपको पता ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो क्या पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, लिया जाता है या दिया जाता है, वो किस में आता है, कैपिटल के अंदर माना जाता है। तो अब आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर चूंकि पढ़ लिया है तो आपको समझ आ रहा होगा क्या कि एफडीआई और जो फॉरेन एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज थी ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके देश में रिलाई करती है, यानी आप मैंने कहा था म्यूचुअल कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह जो होता है वो इसके अंदर आता है। अब फॉर एफडीआई क्या होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, दीर्घकालीन होता है, वो भी इसी के अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस का मतलब है जब बाहर से कोई बैंक या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको लोन दे देता है, जैसे आपने देखा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोन दे दिया, या संघाई कॉरपोरेशन ने कोई लोन दे दिया, या वर्ल्ड बैंक ने कोई लोन दे दिया, वो सारा इसके अंदर आएगा। इसके अलावा भारत सरकार कई बार उधार लेती है, बाहर से क्या करती है, पैसा उधार लेती है, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। आईएमएफ ने यदि कुछ पैसा दिया है या आपने आईएमएफ के अंदर आपने कुछ पैसा रखा है तो भी किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। और एनआरआई के जो डिपॉजिट खाते होंगे वो भी इसके अंदर आएंगे। यानी ये होल सोल मोटा मोटा अमाउंट बताएगा कि देश की स्थिति परिस्थिति कितनी है। फिर आता है बच्चों आपको क्या, फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय खाता। वित्तीय खाता क्या होता है, ये बताता है एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत देश के अंदर विदेशों से जितना भी हुआ है, कैसे भी हो, चाहे वो एफडीआई की फॉर्म में हो, चाहे एफआईआई की फॉर्म में हो, चाहे पी नोट्स की फॉर्म में हो, सारा का सारा किस में आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाता है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, आपका रिवर्स एसेट्स भी इसके अंदर आ गए हैं। तो यदि आप ये चार्ट समझ पा रहे हो कि चार्ट के अंदर क्या हो रहा है, तो तीन तरीके के हमारे बेसिकली हमने अकाउंट डिस्कस किए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते हैं। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो हम सब कुछ ही लिख रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब तो हर चीज़ हो गई, जो कुछ भी कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो, चाहे आप खर्च कर रहे हो, चाहे कहीं पे जब कुछ कमा रहे हो, चाहे आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है, चाहे आपको कहीं से ब्याज मिल रहा है, सब कुछ मिला जुला के बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो आएगा। लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है करंट खाता, एक है कैपिटल, एक है फाइनेंशियल। ठीक है, कैसे याद रखोगे, करंट में बोलोगे, करंट को सिर्फ पहली चीज़ याद रखो, विजिबल और नॉन विजिबल से पहले तो डिवाइड याद रखना है। विजिबल में जो सामान हमको दिख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जिसका मोटा मोटा पैसा आ रहा है और जा रहा है, दिखाई दिए जो सामान हमें दे, वो तो रख दोगे इसके अंदर। ठीक है, इनविजिबल में फिर आप कंफ्यूज होते, तो इनविजिबल में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक सा चीज़ याद रखोगे। ये तो चार चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी, कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, सेवाओं में आप इतनी सिर्फ तीन सेवाएं रखी, आप कितनी भी सेवाएं रख सकते हो, जितनी भी आपको याद रह जाए। अब रह जाता है क्या, प्राइवेट जो आपका पेमेंट ट्रांसफर है, तो एक बार इसको प्राइवेट के कॉन्सेप्ट में याद रखोगे, एक बार किसके, आधिकारिक के याद रखोगे। क्या, या तो उपहार मिलता है कंपनी की तरफ से, या रेमिटेंस मिलती है, या मिलती है ग्रांट। ठीक है बच्चों, अब बात आओगे कैपिटल, तो आपको समझ में आ रहा है लॉन्ग टर्म अकाउंट है, हमेशा का चलने वाला अकाउंट है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, बाहर से जितना आपके पास में पैसा आया है, या सर बाहर से कोई आपके पास हेल्प आई है, बाहर से हमने कोई उधारी ली है, या बाहर से एक जो आईएमएफ का बैंक है उससे हमने कुछ लिया है, या बाहरी लोगों का आपका पैसा जमा है, यानी कि एनआरआई लोगों का पैसा जमा है। तो बाहरी से याद रख लेना, इसमें सब कुछ बाहर से आने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है, कुछ बाहर का है, कुछ अपना भी है। बाहर से आने वाला एक तो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी क्या है, बाहर का है, ये अपना खुद का है कि हमने रिवर्स एसेट हमारे पास जो रख रखे हैं वो। अब हम इनकी डेफिनेशन को समझते हैं कि उनमें हमें क्या मिलता है। तो हमने यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन तो समझ ली थी, हमने क्या बोला था भाई, एक साल के अंदर देश के अंदर जो भी निवासी का है वो क्या कर रहे हैं, बाहर के किसी अन्य देश के साथ कोई भी वस्तु या सेवाओं का जो लेन देन कर रहे हैं उसका जो लेखा जोखा लिखा जा रहा है वो कहाँ लिखा जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाता है। फिर हमने तीन अकाउंट पढ़े थे, तो उसमें से पहला कौन सा था, करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, वस्तुओं का सेवाओं का आयात व निर्यात देखा जाता है। कर्मचारी व विदेशी निवेश से प्राप्त आय और खर्च लिखी जाती है। विदेशों से प्राप्त अनुदान राशि, उपहार, विदेशों में बसे हुए जो कामगार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सऊदी अरब में कोई चला गया काम करने, वो जो अपना पैसा वगैरह भेजते हैं वो भी कहाँ आता है, करंट अकाउंट के अंदर आता है। वहीं कैपिटल अकाउंट यानी पूंजीगत खाते की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, देशों के बीच सभी पूंजीगत लेन देनों की निगरानी कौन करता है, पूंजीगत खाता करता है। इसके अंदर क्या आती है, गैर वित्तीय संपत्ति की खरीद व बिक्री भी क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। इसके अलावा सरकार ने यदि कोई निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों से कोई ऋण लिया है वो आ जाता है।
गैर निवासियों द्वारा कॉर्पोरेट शेयर जो बाहर से क्या कर रहे थे वो FII और FDI जो आ रहा था वो इसके अंदर आ जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। और इस पर नियंत्रण कौन रखती है? RBI रखती है। वैसे पूरे के पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो नियंत्रण है वो RBI ही रखती है, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। वित्तीय खाते की बात करें तो वित्तीय खाते के अंदर क्या था? रियल एस्टेट आया था, व्यावसायिक उद्यम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो मैंने कहा था FII FDI आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जितना भी हमारे अंदर देश के अंदर निवेश आ रहा है किसी भी फॉर्म में वो इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा घरेलू जो गवर्नमेंट के पास परिसंपत्ति है उसको भी इसके अंदर क्या कर लिया जाता है? कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो फिर से एक बार यदि हम देखते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने पार्ट में डिवाइड है? तो आप बोलोगे 3 पार्ट में डिवाइड है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट को कैसे याद रखा था? हमने 3 पॉइंट याद रखे थे। एक तो विजिबल वाला पॉइंट याद रखा था, एक नॉन विजिबल वाला सर्विस वाला था इसके अंदर, और बाकी ये कंपनसेशन, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट थे। और एक हमने पॉइंट क्या याद रखा था? वो वाला आपका क्या था? आपका जो गिफ्ट्स थे, जो आपके क्या बोलते हैं ट्रांसफर था, फंड ट्रांसफर था, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट के फॉर्म में था, जिसको हमने क्या रखा था? उपहार था, प्रेषण था, अनुदान था। वहीं हमने पूंजीगत खाते को याद कैसे करने की कोशिश की थी कि जो भी बाहर से इंडिया में पैसा आए वो सारा याद कर लो। तो FDI और FII बाहर से आया, एक्सटर्नल हेल्प आ गई, बाहर से हमने कुछ उधारी लिया, IMF का जमा, बाहर जो NRI रहते हैं भारतीय लोग उनका पैसा, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया था? बाहरी भी था और अपना भी था। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था, और गवर्नमेंट के खुद के रिजर्व एसेट्स थे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये डिफरेंशिएशन, बस कुछ भी मत याद रखना, आप तो ये डायग्राम याद रखना और बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन याद रखना, ये चैप्टर आपका सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है बच्चों। वैसे इस चैप्टर को टीचर्स छोड़ देते हैं, बट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आई थिंक अब आप क्या होंगे, कन्फ्यूजन क्लियर होगा। इस चार्ट को 3-4 बार देखो, 4-5 बार इवन तो पढ़ो, बोलने की कोशिश करो, ये याद हो जाएगा, इसमें खास कुछ भी नहीं है। बाकी छोटी छोटी ट्रिक मैंने आपको बता दी, इसके हमने फिर से देख लेते हैं ट्रिक क्या। हमने बोला था क्या? विजिबल दिखने वाली चीज़ें, नॉन विजिबल। फिर हमने क्या बोला था कि हमें क्या मिलेंगे? गिफ्ट मिलेंगे, 3 फॉर्म में मिलेंगे, गिफ्ट, रेमिटेंस और ग्रांट। एक तो होंगे गवर्नमेंट के, एक होंगे प्राइवेट के। यहाँ हमने क्या बोला? बाहर से जो कुछ आए वो, यहाँ हमने बोला बाहर से आए प्लस हमारा जो इंडिया का हो वो। तो ये टोटल मिला के आपका ये चैप्टर यहाँ पर क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। छोटा सा चैप्टर था, लेकिन एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से और इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था।